आपको जो मन करे आप वो करिए, आपको ये काम करना है आप ये करिए, नहीं करना है किसी गलत रास्ते से कोई चीज नहीं लूंगी। तुम इतनी छोटी हो, तुम माँ क्यों कर रही हो? मतभेद हो सकता है, शगुन से मेरा मन भेद। ओटीटी ने यूथ को पूरा खींच लिया है, वर्क नहीं करने का कि एक ही तरह की कहानियां उनको, मतलब एक नौकर भी अगर वो कास्ट करेंगे ना तो उन्हें सुंदर चाहिए। सब कुछ हो गया था, लुक टेस्ट हो गया था, कॉल टाइम आ गया था और सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है और अचानक से रात के 2:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि मैम। इश्क का रंग सफ़ेद कर कर उन्होंने नमक मिलाया, छोटे पर्दे पर कला किसे कहते हैं उन्होंने हल्ला बोल कर दिखाया। सो क्राइम पेट्रोल से लेकर ग्राम चिकित्सालय तक, प्लीज़ वेलकम गरिमा विक्रांत सिंह टू टेली चक्कर। और उन्होंने लाखों दिलों का अपने किरदार से जीता भी है दिल। थैंक यू रिद्धि, मुझे टेली चक्कर में बुलाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैम, ग्राम चिकित्सालय बेहद लोग पसंद कर रहे हैं। किस तरीके से इंदु का जो किरदार है फैंस रिलेट कर पा रहे हैं, इनफैक्ट मॉम ज़्यादा रिलेट कर पा रही है। तो जिस तरीके से कमेंट्स और ये सब आ रहा है, आप कैसे उन सबको डील ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि ग्राम चिकित्सालय मुझे मिला और मैंने उसमें इंदु का किरदार निभाया। और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मतलब ऐसे हैं कि मैं क्या, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है जितना प्यार मुझे इस किरदार के लिए मिल रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस कदर लोग उसको पसंद करेंगे, चाहेंगे, सराहेंगे। तो बस सबको मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि बेहद आभार, उन्होंने मुझे पसंद किया, उन्होंने मुझे अपनाया, उन्होंने इंदु को अपनाया। शो के ज़रिए एक सोशल मैसेज भी किया है। क्या रीज़न रहा होगा इसके अलावा इसको हाँ, इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए? देखिए, रीज़न एक तो बहुत बड़ा ये था कि कहानी बहुत अलग थी। ये जो भी मैं करती आई हूँ, जो भी मेरी जर्नी रही है अभिनय को लेकर, टीवी या फिल्म को लेकर, ये कहानी बहुत ही अलग थी। इसमें अभी तक अगर आपने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, मैं माँ का किरदार ही निभाती आई हूँ बहुत लंबे अरसे से। तो बच्चों की पीड़ा तो मैं समझ पा रही थी, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्रैक था जहाँ पे मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाता है। और चला जाना उसका यूँ नहीं है कि वो मर गया है या ख़त्म हो गया है, वो छोड़ के चला जाता है। तो जब मुझे ये कहानी सुनाई गई थी, जब नरेशन हुआ था, तो ये सुनते वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में बुद्ध और यशोदा वही दिख रहा था कि कैसे बुद्ध घर छोड़ के चले जाते हैं पत्नी और बच्चे को छोड़ के। तो उसने बहुत ही रोमांचित किया था मुझे। और बहुत बड़ी वजह थी मेरे डायरेक्टर जो राहुल पांडे, जो जिनके साथ मैं एक सीरीज़ जो है निर्मल पाठक की घर वापसी, अगर आपने देखी होगी, वो मैं कर चुकी हूँ। तो उनके साथ काम करके वो अनुभव जो था ना, वो बहुत ही अलग था। मतलब वो इतने शानदार निर्देशक हैं ना कि वो हर किरदार के अंदर से चीज़ें निकाल लेते हैं, ऐसे ये उनका हुनर है। तो जब ये पता चला कि राहुल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वजह थी। और बहुत बड़ी ये भी वजह थी कि ये टीवीएफ का शो था। टीवीएफ के शोज़ इतने कलात्मक होते हैं, इतने ऐसे ऐसे मुद्दों पे होते हैं, अनछुए मुद्दों पे होते हैं, जिसको छूने की हिम्मत शायद ही कोई प्रोड्यूसर उस तरह से कर पाए। क्योंकि ये मुश्किल होता है कि ऐसे ड्राई सब्जेक्ट, क्योंकि सबको क्या होता है ना, मनोरंजन चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ये मुद्दे ऐसे हैं जो हर घरों में मौजूद हैं, जानता हर कोई है, लेकिन उस पर ना तो चर्चा करना चाहता है, ना बात करना चाहता है, ना शेयर करना चाहता है। तो टीवीएफ की ये जो पहल है ना, उसकी तो मैं कायल हूँ, नो डाउट। उनके जो शोज़ हैं, एस्पिरेंट हुआ, कोटा फैक्ट्री हुआ, गुल्लक हुआ और पंचायत, तो नो डाउट पंचायत तो मुझे लगता है घर घर में घुसा हुआ है। और मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ वायरल फीवर की और उनके जितने भी शोज़ हैं। तो ये जब आया तो बाप रे, मेरे लिए तो ऐसा था, ओ मतलब ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाए। तो मैं बहुत खुश हुई थी। और बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी वजहें होती हैं कि आप, मतलब ना करने का तो सवाल ही नहीं था कि मैं नहीं कर दूं, बहुत सारी वजहें थी। मैम, लगा था ये किरदार इतना हिट हो जाएगा जब हाँ बोला था आपने? देखिए, हिट और फ्लॉप का तो शुरुआत से कोई नहीं सोच, मैं तो नहीं सोचती। मुझे लगता है कि मैं बस अपना काम
100% दे के आऊँ, कुछ भी कोई भी काम करूँ, उसके बाद मेरे दर्शक ही तय करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। और जब मुझे ये सुनाया गया था ना, तो राहुल ने मुझे ये नरेट किया था, जो एपिसोड 5वां है, और श्रेया और वैभव जी जो हमारे राइटर हैं इसके शो के, तो जब वो नरेशन हुआ ना, तो मैं अंत तक आते आते मैं एकदम भर गई थी। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, मैं फूट फूट के रो भी नहीं सकती हूँ, ऐसा हो गया था। मतलब मैंने कैसे अपने आप को उस दिन रोका था मैं ही जानती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ये सुनते हुए ऐसा लग रहा है तो मैं परफॉर्म करूँगी तो कैसा लगेगा। तो मेरा ये बहुत मानना है कि आप अकेले कुछ नहीं करते हो, ये टोटली टीम वर्क है। तो जब शो कोई हिट होता है ना, तो उसमें सारे किरदारों को अपनी पहचान मिलती है, और उसी का हिस्सा मैं भी हूँ, इसलिए मुझे भी वो पहचान मिल रही है, या लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं। मैम, लोग पसंद कर रहे हैं ग्राम चिकित्सालय को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैंस और कुछ ऐसे नेटिजन्स भी है जो पंचायत से कंपेयर करें कि यार ये तो पंचायत का डॉक्टर वर्जन है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, उनकी वैसे कमेंट्स आप तक पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे हैं। शुरुआती 2-3 दिन 4 दिन तो हम भी इसका सामना बखूबी किए हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट सेम है। उधर सचिव जी हैं और इधर हमारे डॉक्टर प्रभात हैं, उधर जो उनके 2 सहयोगी हैं, इधर उनके 2 सहयोगी हैं। तो टेम्पलेट देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अलग है इन दोनों शो में, कि सचिव जी को ट्रांसफ़र वहाँ मिलता है, वो बेमन से वहाँ जाते हैं। हाँ, बट हमारे डॉक्टर साहब बेमन से नहीं गए। उन्होंने वो एक चुनाव किया है कि नहीं, मैं गांव जाऊंगा, वहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ के हालात को देखूंगा और बदलने की कोशिश करूंगा। ये उनका प्रण है, मतलब उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अलग 2 तरह की धाराएं होती हैं। पंचायत पंचायत की तो मैं खुद भी फ़ैन हूँ। हालांकि मैं ये जब हम शो कर रहे थे तो हमें पता था कि पंचायत नहीं है, लेकिन वही बात है कि देखिए, जब आप पंचायत देखेंगे और फिर इसे देखेंगे तो ऑब्वियस है कि आप कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने पंचायत नहीं देखा है और आप ग्राम चिकित्सालय देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है जिन भी दर्शकों ने पंचायत देखने के बाद भी इसे देखा है ना, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये पंचायत नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, अलग तरह की समस्या है, और अलग तरह से इस कहानी को ट्रीट किया गया है। ठीक है, मतलब वो दर्शकों का अपना प्यार है या उनका अपना मन है, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ किसी को, सबको ना तो बहुत अच्छी लगेगी और हाँ, ना किसी को बहुत खराब लगेगी, तो सबका अपना मत है। क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज, और सबका मैं स्वागत करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं, मुझे किसी तरह का कोई वो नहीं होता है। मुझे लगता है हाँ, अगर ये बात आई है तो इसका भी उतना ही स्वागत होना चाहिए जितना आप प्रशंसा का स्वागत कर रहे हैं। मैम, माँ आप हैं और अपने टीवी में भी माँ के कई सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन हर एक जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रेफरेंस लेता है। तो जब आपने इसमें जो इंदु का किरदार निभाया, वो कहाँ से इतना इंटेंस इमोशनल, कहाँ से कैसे किया? देखिए, ये चीज़ तो सबसे पहले बहुत फ़ायदा आपको हो जाता है, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में भी मैं माँ हूँ। ये बात अलग है कि मैं बेटी की माँ हूँ, लेकिन इमोशन मैं मानती हूँ कि बेटा और बेटी के लिए थोड़ा डिफरेंट तो हो जाता होगा, लेकिन जो ममता है ना, वो एक ही होती है। तो ग्राम चिकित्सालय में सुधीर को लेके मेरी जो ममता थी ना, वो डिलीवर करने मुझे इसलिए परेशानी नहीं हुई कि मैं अपनी बेटी को भी वैसे ही प्यार करती हूँ। मतलब वो सब कुछ है मेरे लिए, वो इंस्पिरेशन है मेरी। मतलब मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब मेरी वेरा का दिया हुआ है। मतलब मेरे अंदर माँ, ममता या जो वो कुछ सीन देखा तो उसका क्या रिएक्शन था? उसने देखी? हाँ, वो मुझसे हमेशा कहती है, तो जब भी कोई मारने का सीन आता है ना, तो मुझसे कहती है कि मम्मा तुम ये मुझे सोच के कर रही थी क्या? तो मैं हंसती हूँ कि हाँ, सोचती तो हूँ, लेकिन मारने वाले उसमें नहीं। लेकिन हाँ, कुछ भी प्यार वाला सीन होता है वैसा, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी वेरा मेरे सामने खड़ी और मैं उसको प्यार कर रही हूँ वैसा। तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम नहीं होती तो शायद मैं पता नहीं कैसे करती। तो मैं उसको सोच के बहुत सारे इस तरह के सीन्स करती हूँ। मैम, अपने टीवी में बहुत सारे किरदार किए हैं, वो बेसिकली ऐसे थे, किसी की आप सास बनी हैं, किसी की माँ बनी है, ऐसा था। इसमें काफ़ी डिफरेंट था। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं कि ताकि ये एक्टर मतलब किरदार जो है एक दूसरे से अलग लगे?
देखिए रिद्धि, हर किरदार की ना जीवन यात्रा अलग होती है। मेरे पास जब भी कोई किरदार आता है ना, तो मेरा सबसे पहला पहला प्रश्न होता है, जो भी मुझसे संपर्क करता है और कहता है कि मैम ये किरदार करना है, इसके लिए ऑडिशन करना है, मेरा पहला प्रश्न होता है कि पहले मुझे उसकी जीवन यात्रा आप बताइए, उसका परिवेश बताइए, उसकी परिस्थिति बताइए। क्योंकि एक इंसान जिसकी आय 10,000 है या 5,000 है, उसकी जीवन शैली अलग होगी, और जो करोड़ों में रह रहा है उसकी जीवन शैली अलग होगी। जिसकी आय कम है उसका संघर्ष अलग तरह का होगा, जिसकी आय लाखों में है उसका संघर्ष अलग होगा। संघर्ष सबके जीवन में होता है, सबके जीवन में होता है, चाहे वो करोड़ों रुपए का होगा। अंबानी के संघर्ष अलग है, हमारे संघर्ष अलग है, जो वहाँ पे ठेला लगाया उसका संघर्ष अलग है। तो संघर्ष सबका अलग अलग होता है। तो ये एक बहुत मदद मुझे मिल जाती है उस किरदार को समझने में, उस चीज़ को समझने में। तो इंदु का जब किरदार मेरे सामने आया तो ये एक बहुत बड़ा वो था कि वो नर्स है, प्राइमरी चिकित्सालय में हाँ। जो है वो नर्स है। आय कितनी होगी, बहुत सीमित आय होगी, पति है नहीं, घर चलाना है, बच्चे को वो पढ़ा रही है, और बच्चे को पढ़ा रही है तो ऑब्वियस है कि खर्चे होंगे उसके अपने। तो वो संघर्ष, पति छोड़ के जा चुका है, समाज का दबाव उसके ऊपर, ठीक है, बच्चा चूंकि थोड़ा मेंटल है, झूठ बोलता है ये पता है, लेकिन वो मेंटल हो रहा है ये उसे पता नहीं है। तो ये एक अलग तरह का संघर्ष। फिर जहाँ आपने जिसने भी शो देखा होगा वहाँ पे आप देखेंगे जो फुटानी जी और गोविंद हैं, तो फुटानी जी से मेरा 36 का आंकड़ा जैसा है, ताना मारते रहते हैं। तो वो एक औरत के लिए जब वो बाहर निकलती है तो वो संघर्ष और बड़ा हो जाता है। ये शायद हम सब समझ सकते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। तो वो सारी चीज़ों को जब मैं मिलाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा इसने ये करके वो जर्नी की होगी। तो मैं बस उस जर्नी की जो समस्याएं हैं उसको चेहरे पे लाने की कोशिश करती हूँ, उस दर्द को, उस सारी चीज़ों को मिला के कोशिश करती हूँ कि वो दिख जाए, वो दिख रहा है दिख रहा है वो इंदु के किरदार में। संघर्ष की आपने बात करी है, इलाहाबाद की छोटी सी गरिमा मुंबई में आती है और उसने थिएटर भी करा है, जर्नलिस्ट भी रह चुकी है, और पत्रिका भी आप लोग निकाला करते थे। तो जब आप इलाहाबाद से मुंबई आए तो जब इंडस्ट्री का शॉक लगा तो कैसा आपने उस सबको डील करा? बिकॉज तब आप स्टेबल भी नहीं थे, एंड विक्रांत जी भी नहीं थे तब। नहीं, विक्रांत जी थे। विक्रांत जी हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति कहूँ या जो भी आप कहिए, वो मेरे जीवन साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रिटिक हैं, मेरे गुरु हैं, मतलब वो सब कुछ हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कुछ मानती हूँ तो वो मेरा दोस्त योगेश विक्रांत है। मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर मुझे सीन भी डिस्कस करना होगा ना तो वो है बंदा मेरे साथ। अगर मैं कुछ गलत करूँगी ना, क्योंकि कभी भी कुछ आता है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, मुझे फ़र्क पड़ता है जब विक्रांत बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे ये किया, वहाँ पे वो किया, और फिर जब वो बोलते हैं तो मैं चीज़ों को संभालने की या सुधारने की कोशिश में जुट जाती हूँ। तो यही वजह है कि शायद मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर करके कर पा रही हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई नहीं था। मेरे जो जेठ हैं शांति भूषण जी, वो हमेशा थे, तो वो बड़े भाई हैं हमारे। तो किसी भी एक बड़े का जब आपका साथ होता है ना तो आप अकेले नहीं होते। और जब वो नहीं होते हैं ना तो आपको बड़ा हो जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। आप सोच के देखिए, आपके माँ बाप हैं, एक समय के बाद वो नहीं रहते हैं, तो जब तक वो हैं तब तक आप बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं आपको बड़ा होना पड़ता है, जिम्मेदारियां समझना। तो भैया जब भैया थे तो हमें उतनी समस्या, क्योंकि भैया का सब देखा हुआ था, उन्हें पता था कि ये जगह सही है, ये जगह गलत है। तो वो मुझे बोलते थे कि गरिमा तुम यहाँ पे ऑडिशन दे के आना, या यहाँ पे इस तरह से इनसे मिलना। तो वो थोड़ा मेरा आसान हो गया था, मैं गलत जगह पे नहीं घुस पाई। जैसे हम कास्टिंग काउच और ये सब भी सुनते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसका पाला नहीं पड़ा, मुझे पड़ा, बट वही बात है कि चूंकि समझदारी उस लेवल पे थी, भैया ने भी सचेत किया हुआ था मुझे, विक्रांत को भी पता, तो उन्होंने बताया था कि भाई आपको डरने की जरूरत तो नहीं है ना, जब आपके पीछे दो महत्वपूर्ण लोग खड़े हों, है ना,
तो जब आपका पति पिलर हो जैसे। और जेठ हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। आपको जो मन करे आप वो करिए, आपको ये काम करना है आप ये करिए, नहीं करना है आप सीधे मना करके आ जाइए। तो मैं सीधे मना करके आ जाती थी। मुझे ये नहीं था कि मैं किसी गलत रास्ते से कोई चीज़ नहीं लूँगी। मुझे ये था कि मुझे अच्छा सिंपल काम करना है, वही मेरे दिमाग में हमेशा था। और वही करते 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 अब वो संघर्ष क्या कहूँ, मुझे लगता है कि संघर्ष नहीं है, वो यात्रा है। वो सभी एक्टर्स के जीवन की ये यात्रा है। तो पहली जब कैमरा आपने रोल किया था वो दिन याद है? कैसा था वो दिन? हाँ, मुझे याद है। मैं सीआईडी का मैंने एपिसोड किया था और लाश बनाया गया था मुझे। तो उसमें तो कैमरा जैसा तो कुछ नहीं था नहीं, क्योंकि मैं लेटी हुई थी लाश बन के। लेकिन हाँ, उसके बाद जब कैमरा, ये एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप थिएटर कर लेते हैं ना तो कैमरे का भय निकल जाता है आपके अंदर से। मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूँगी कि मुझे कैमरे का भय कभी नहीं रहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैमरा कहीं भी लगा दीजिए। मैं कभी भी कैमरा कॉन्शियस नहीं रही हूँ कि अच्छा कैमरा सामने है, अरे भाई मैं नहीं। क्योंकि शायद वो चीज़ मुझे थिएटर ने दिया, क्योंकि इतने बड़े दर्शकों के सामने, एकदम हुजूम के सामने जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो डर आपका निकल जाता है। तो ऐसा कोई भय नहीं था। हाँ, लेकिन टेक्निकलिटी मैंने सीखी। उसमें बहुत सारे मेरे डीओपीज़ ने मुझे मदद की। मुझे याद है कि मैं क्या करती थी, अब थिएटर में क्या होता है कि आप परफॉर्म करते और निकल जाते हैं, हाँ। उस फ्रेम से बाहर। टीवी में ऐसा नहीं है, या फिल्मों में आपको स्टे देना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, है ना। तो मुझे याद है मैं कर रही थी छोटी बहू, तो मेरे डीओपी थे हनीफ शेख सर। तो उन्होंने, गरिमा तुम अच्छा करती हो लेकिन तुम कैमरे की टेक्निकलिटी को भी सीखो। तुम अगर चली जाओगी मैं कैसे कैप्चर करूँगा। तो उस दिन मैंने ये सीखा कि नहीं, मुझे रुकना है, वो एक्सप्रेशन देना है, फिर आउट होना है। तो आप ऐसे धीरे धीरे चीज़ें सीखते सीखते फिर आप उसमें थोड़ा सा सीख जाते हो। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ रही है इस यात्रा की। हल्ला बोल आपको कैसे मिला? मैं जब मुंबई आई थी ना तो ऑडिशंस हो रहे थे, तो भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। और उसमें ना, अगर जिसने भी देखी उन्हें पता होगा कि एक थिएटर ग्रुप था जिसमें अजय देवगन जी थे और पंकज जी थे। पंकज जी जो है वो पंकज कपूर जी, उनका थिएटर ग्रुप था। उसमें अजय देवगन थे और थिएटर के कुछ लोग थे। हम नुक्कड़ नाटक करते थे उसमें। तो मैंने ऑडिशन दिया, थिएटर करके ही आई थी, और मैंने ऑडिशन दिया और वो हो गया। पहली बार में हो गया। और राजकुमार संतोषी, मैं तो इतनी बड़ी फैन, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो क्या मतलब क्या मिल गया। हालांकि बहुत छोटा सा काम था मेरा, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो काम सब एक ही जैसा है। तो वहाँ पे गई और मैंने किया। और ये मतलब मैं क्या बताऊँ रिद्धि आपको, वो अनुभव, मतलब आज मेरी आंखों के सामने जब पंकज जी करते थे ना, तो मतलब मैं खो जाती थी, मैं देखती रह जाती थी उनको। वो इतने सधे हुए, इतने सटीक है ना कि क्या कहूँ। और अजय जी तो मतलब अल्लाह, क्या मतलब बहुत कमाल के अभिनेता है, वो सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत। कैसी थी उनकी पहली मुलाकात, क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, अजय सर तो बहुत प्यारे इंसान हैं। वो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। भाई हम लोग तो बहुत छोटे छोटे किरदारों में थे, बट उनकी हम्बलनेस बहुत अच्छी है। मतलब वो बहुत प्यार से मिलते हैं, क्योंकि हम सब परफॉर्म कर रहे हो, ध्यान भी रखते हैं बहुत। और एक मज़ेदार बात ये और हुई थी, उसके बाद मैंने एक और फिल्म की थी, राम गोपाल वर्मा की आग। ये हालांकि इसका मैं जिक्र कभी नहीं करती हूँ, पहली बार कर रही हूँ। तो उसमें भी एक छोटा सा किरदार मुझे मिला था, और उसमें बनी थी मैं किसकी तो वाइफ बनी थी, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, सोचती भी नहीं हो। तो मेरी मुलाकात हुई अजय जी से, तो अजय जी ने, तुम यहाँ भी? मैंने कहा सर आप हो सकते तो मैं भी तो हो सकती हूँ ना। तो बहुत कमाल की यादें हैं वो, लेकिन अच्छी यादें हैं। मैम, कोई किरदार छोटे गांव से आता है तो वो एक दिमाग में आता है कि लीड रोल निभाना या हीरो बनना या हीरोइन बनना, लेकिन आपके केस में उल्टा हुआ है। आपने बोला मुझे माँ का ही किरदार चाहिए, मतलब माँ के किरदार के अलावा भी आपको दूसरा किरदार ऑफर होता, जेठानी या समथिंग का, तो आपने मना कर दिया, ऐसा क्यों? देखो, सपना तो सही बात है कि सबका ही होता है, लेकिन मैं ऐसा दिमाग में बांध के नहीं आई थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई और मैंने सबको देखा, सभी बहुत ग्लैमरस,
बहुत अलग अलग तरीके से। और मैं छोटे शहर से आई हूँ, इलाहाबाद बहुत छोटा शहर है, और सच कहूँ तो मुझे किसी तरह का कोई ग्लैमर नहीं था मेरे साथ, किसी तरह का कोई ग्लैमर नहीं था। बस ये था कि एक पढ़ाई करके मैं आई हूँ, सीख कर आई हूँ, बस उतनी ही मेरी उपलब्धि थी। बट वो सब नहीं था मेरे ऊपर, मेरे साथ। तो मैं देखती तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मैं ये बहुत क्लियर थी कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं करना चाहूँगी ना तो वो फॉल्स लगेगा, और मैं कुछ भी फॉल्स नहीं करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो नहीं है, तो लीड तो मुझे नहीं करना है। लीड वाली उम्र भी नहीं थी, क्योंकि लीड का यहाँ क्राइटेरिया आपको भी पता है कि 16 से लेके 20-22 साल तक, तो वो उम्र पार करके आई थी। और छुपाना था नहीं मुझे कि मैं 20 साल की हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब छुपाते भी हैं। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं छुपाऊँ उस चीज़ को। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो नेगेटिव का मुझे नेगेटिव एक किरदार था परिवार जी टीवी का, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया और वो मेरा हो गया। तो वहाँ से काम मैंने शुरू किया। फिर मैंने किया चांद के पार चलो, गुल मैम का, गुल खान का, फोर लाइन्स का, तो उनका मैंने किया। उसमें मैंने एक कॉमेडी किया था। तो किए अलग अलग किरदार, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आया ना कि ये किरदार वो जगह आपको नहीं दे सकते हैं जिसकी भूख होनी चाहिए किसी को भी, या वो मांस उन किरदारों में नहीं है जो मैं चाहती हूँ, जिसकी तड़प मुझे होती है एक अभिनेता के तौर पे। फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि भाभी थोड़े देर के लिए आ रही है, या तो एंटेगनिस्ट हो, मतलब कि नेगेटिव हो, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप बुआ या इस तरह के किरदार टीवी में बहुत देर के लिए नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े देर के लिए आए और चले। तो फिर मैंने फाइंड आउट किया कि भाई माँ करूँगी, और माँ के लिए मुझे आया भी। जब मेरी वेरा 11 महीने की तो जी टीवी से कॉल आया कि ये है, करना है, आप तैयार हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो अभी फीड करा रही हूँ, बेटी हुई है मेरी, और कैसे कर पाऊँगी? तो उन्होंने बोला आप बताइए। तो मैंने कहा मैं 5 मिनट में बताती हूँ। तो मैं विक्रांत की तरफ देखी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो और मैं वेरा को संभालूंगा। तो वहाँ से मेरी मदर की जर्नी शुरू हुई। वो उस समय मैं 30s में थी, अपने 30 पूरा हो गया था मेरा। तो वो, और रुबीना मेरी बेटी बनी थी, तो मुझे बल्कि बोला भी गया था कि तुम इतनी छोटी हो, तुम माँ क्यों कर रही हो? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगूंगी माँ, मैं दिखूंगी आपको, आप उसकी चिंता मत करिए। बहुत आया, मतलब कितने लोगों ने मुझे बोला कि तुम माँ क्यों कर माँ। मैंने कहा कि देखिए मैं किरदार करना चाहती हूँ, अगर वो अच्छे से मैं कर सकती हूँ, उससे कन्विंस हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को नहीं होनी चाहिए। तो इवन रुबीना ने भी मुझे बोला था मैम आप इतने छोटा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि अरे यार मुझे पसंद है, मतलब मैं। अभी बात होती है रुबीना जी से आपकी? नहीं, बहुत तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी मिल गए हम तो वो उतने ही प्यार से गले लगाती है, वो बहुत प्यारी है। मतलब तब कैसे सेट का माहौल होता था? बहुत अच्छा। और रुबीना तो ऐसी थी कि वो बहुत ख्याल रखती थी सबका, वो बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। और मैं पता है बहुत कुछ आप सीखते हो ऐसे लोगों से। मैं देखती थी डिसिप्लिन क्या होता है, लोगों की देखभाल करनी क्या, तो उसके बावजूद अपने काम के प्रति इतनी ईमानदार थी वो, कि शायद यही वजह है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देख के, बहुत खुश होती हूँ। तो मैम कभी कभार ऐसा होता है कि ना कुछ कुछ एक्टर बोलते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो सुपरस्टार बन जाते हैं, और कुछ कुछ लोगों को कहना है यार हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कभी वो दिमाग में आपके बैक ऑफ द माइंड कभी आया नहीं? देखिए संघर्ष बोले या यात्रा बोले, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रगल तो किसके लाइफ में नहीं है, सभी जो कर रहा है बहुत अच्छा वो भी संघर्ष की यात्रा में है, जो नहीं कर रहा है वो तो कर ही रहा है संघर्ष। तो मैं इसको बहुत ऐसे संघर्ष नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है कि ये जीवन की यात्रा है, हमने एक चुनाव किया है काम का और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। हमें डॉक्टर ने नहीं बोला था कि हम एक्टिंग करें, तो हमने चुना है वो चीज़। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम एक्ट कर रहे हैं या हम स्टार हो गए। शायद हम डॉक्टर नहीं बन सकते थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, हाँ हमारे अंदर ये कला थी तो हमने इसको चुन लिया एज अ प्रोफेशन। डेफिनेटली अगर हम IAS बन सकते थे तो हम बनते ना, लेकिन हमारा रुझान था इधर। तो ये कोई मुश्किल बात मुझे नहीं लगती है कि कोई
काबिल हो गया या बन गया, क्योंकि बनना बिगड़ना जीवन भर का काम है ना। ऐसा नहीं है कि आज ग्राम चिकित्सालय में मेरा काम लोगों को बहुत पसंद आया है तो अगली कोई ऐसी गारंटी है कि अगला जो मैं करूंगी वो बहुत कमाल हिट हो ही जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है वो उससे भी बढ़ के चला जाए या हो सकता है वो उससे भी नीचे चला जाए, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हमारा काम बस ये है कि हम बेहतर करने की कोशिश करते चले जाएं। जैसे आपने बोला मैम कि उस समय सेट पे काफ़ी अच्छे माहौल हुआ करते थे, बट कभी आपने ऐसा फील किया है कि क्योंकि लीड जो होते हैं ना उनको ज़्यादा पहले प्रायोरिटीज़ मिलती है, उनको ज़्यादा टेक केयर किया जाता है, तो कभी आपके साथ ऐसा कभी आपने फेस किया है उन दिनों या फिर अभी भी ऐसा देखने को मिलता है? हाँ, होता है, ये होता है। देखिए लीड्स का क्या है ना, जो भी लोग टीवी में काम कर रहे हैं ना वो बखूबी इस बात से परिचित हैं कि लीड्स के कंधे पर शो होता है। वो किसी भी चरित्र किरदार जो है, जो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं। आप सोचिए ना, हर एक सीन में उनकी उपस्थिति ज़रूरी है। वो कोई भी ऐसा सीन नहीं होता है जिसमें वो ना हो। तो अगर वो सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये कहीं से गलत नहीं है ना। हमें तो फिर भी आराम करने के लिए होता है कि अच्छा चलो इस सीन में हम नहीं है, चलो हमें एक सीन का ब्रेक मिल गया, लेकिन वो तो हर सीन में है ना। तो अगर उन्हें मिल रहा है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। हम ये बात आपने इतने ग्रेसफुली तरीके से रखी है, लेकिन बहुत लोगों का इसको लेकर सेट पे काफ़ी इश्यूज भी होते हैं। होता होगा, ये बहुत पर्सनल सी बात है। मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं अगर, और इवन कभी बहुत बार ऐसा होता है किसी को जल्दी जाना है, क्योंकि सबका घर है, सबका परिवार है। कभी किसी के घर में कुछ होगा, कभी किसी के बच्चे बीमार होंगे, पति बीमार होगा, माँ बीमार होगी या कुछ और व्यस्तताएं होंगी। उस हिसाब से अगर कोई एडजस्टमेंट मानता है तो बिल्कुल उसे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसका क्यों कर दिया, हमारा क्यों। हो सकता है हमें कल को ज़रूरत पड़ जाए, तो मुझे लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है इसमें। क्योंकि देखिए आपको काम तो करना ही है। हाँ। आपको 12 घंटे अगर आपने कमिट किए हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, देखिए वो 12 घंटे तो उनके हैं, उस पे उनका हक है ना। तो वो 12 घंटे के बाद अगर कुछ होता है तो आप अधिकारी हैं उस चीज़ के बोलने के, लेकिन उसके पहले नहीं। तो ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म वाली बात है, मैं उसके पहले नहीं बोलती हूँ। हाँ, ज़रूर ये जानकारी ले लेती हूँ कि भाई अभी है कि नहीं मेरा। अगर नहीं है तो अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। तो ये बहुत बार होता भी है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छे भी हैं कि वो आपको मुक्त कर देते हैं कि अच्छा नहीं अभी नहीं है मैम, आप जाइए, अभी आप जा सकते हैं। बहुत जगह मैंने काम किया है कि नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो भी बिठा के रखते हैं। तो मैं 12 घंटे तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके बाद भाई फिर तो मेरा अधिकार है। मैम सोशल मीडिया में आजकल ना फेम वाला और गेम ज़्यादा चीज़ें चल रही है, उस चीज़ों को आप कैसे ले रहे हो? बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है उनको ज़्यादा कास्टिंग मिल रही है, उस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ना, देखिए वो अपना काम कर रहा है और वो कठिन काम है। अगर आपने किया होगा तो मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, मैं उनको हेड्स ऑफ करती हूँ कि भाई बड़ा कठिन काम तुम लोग कर रहे हो। वो दिन भर रील बनाना, उसके लिए तैयारी करना, ये करना वो करना, स्क्रिप्ट लिखना, ये अलग तरह की क्रिएटिविटी है। अगर आप दूर से खड़े होके देखें, ठीक है अब हम अभिनय कर रहे हैं, हमारा काम अलग है, लेकिन उनका भी काम है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा है कि अभी जो कास्टिंग हो रही है इन चीज़ों को देख, फॉलोवर्स को लेके, ये थोड़ा सा विवादित है। ऐसा नहीं है कि वो योग्य नहीं है, लेकिन ये कास्टिंग जो भी लोग बैठे हैं ये उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो वाकई योग्य है तो उसे कास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो योग्य नहीं है तो ये फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको अपने प्रोफेशन के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप उसको रिजेक्ट करें और वहाँ जो भी व्यक्ति एलिजिबल है आप उसको वहाँ बिठाएं। तो ये बहुत अपने काम के प्रति ईमानदारी वाली बात है। मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ पे एलिजिबल लोग नहीं हैं, रील्स में भी कमाल के लोग हैं। मतलब मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, यार क्या कमाल कर दिया इसने। तो सब अपना काम कर, सब मेहनत कर रहे हैं, बस ये है कि माध्यम थोड़ा अलग है। हाँ बस। मैम एक एक्टर को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट है, और जो पीआर गेम है वो कितना इम्पोर्टेंट लगता है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इम्पोर्टेंस की पीआर, मुझे लगता है सबसे बड़ा पीआर आपका काम है।
सिर्फ और सिर्फ आपका काम। आप काम बेहतर करेंगे ना, आपको ढूंढ के लोग, आप कहीं गड़ के बैठे होंगे ना, वहाँ से खींच के आपको लोग निकाल लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि आपको अपना प्रमोशन करना है, आपको ये करना, आपको वो करना। आप काम कर लीजिए बस, आपको ले आएंगे लोग। और सोशल मीडिया मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ आपको क्योंकि वो बहुत भयंकर मुझे काम लगता है कि रोज़ एक चीज़ डालो, रोज़ पोस्ट डालो। मुझे लगता है अच्छा मेरा कोई काम आएगा तो मैं डाल दूँगी। और शायद मैं एक्टर नहीं होती तो मैं बिल्कुल, मैं होती भी नहीं इंस्टाग्राम पे, मैं ऐसी हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं डिलीट कर दूँ क्या। फिर मुझे लगता है कि अच्छा किसी को खोजना होगा तो वो कैसे खोजेगा मुझे, क्योंकि और तो कोई ज़रिया है नहीं, नंबर सबके पास है नहीं, तो उसके ज़रिए बस ये होता है कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईमानदारी से मैं ये बोलूँ कि मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूँ कि हर दिन पोस्ट करना है, हर दिन रील बनाना है। तो मैं, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझसे होगा नहीं। तो थोड़ी कोशिश के बाद मैं वापस आ गई कि भाई ये नहीं होगा, ये बहुत कर। और उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये इन्फ्लुएंसर्स ना भैया, इनको प्रणाम है, शत प्रणाम है कि ये लोग कमाल का काम कर रहे हैं बहुत मेहनत का काम है ये। क्या कुछ डांस का रील बना था, क्या रील बना? नहीं, कुछ डांस में तो मैं बहुत खराब हूँ। मतलब सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो। सिंगिंग करती हूँ, बट वो भी बहुत साल हो गए, छूट गया है। तो मैं ना तब तक कोई काम नहीं करती जब तक मैं 100% अभी। लेकिन आप रियाज ये सब करते नहीं कर पाती हूँ, वक्त नहीं मिलता, क्योंकि बेटी है मेरी, उसको भी वक्त देना होता है, विक्रांत है, और परिवार, माँ मेरी मदर इन लॉ हैं, तो बहुत जिम्मेदारियाँ। मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, और साथ में टीवी पे भी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सब बैलेंस करना होता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जब और भी चीज़ों से मुक्त होंगी तो शायद किसी दिन संगीत के लिए वक्त मिले तो मैं बैठूं, बट गाना है मुझे, गाऊंगी। मैम कभी कभार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि सेट पे आप लोग 24-24 घंटे, 14-14 घंटे काम करते हो, तो आप वो सब कैसे डील कर पाते हो? और साथ ही ना एक टैग भी लग जाता है कि आप टीवी के आर्टिस्ट हो, और वो बॉलीवुड में थोड़ा सा बैरियर है। तो कभी आपने वो चीज़ फेस करी है? मैंने तो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा फेस किया होगा। ये सुनने में मुझे ज़रूर आता है कि टीवी आर्टिस्ट है, बट हालांकि वो भी अब टूट रहा है। जैसे आप देखिए संजीदा जो इश्क रंग सफ़ेद में मेरी जो बेटी बन के आई थी बाद में, आप उनको देखिए, भंसाली साहब के जो हीरा मंडी, क्या कमाल किया है उन्होंने। या फिर रिद्धि को देख लीजिए, रिद्धि कमाल का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये बैरियर ना धीरे धीरे जगह मिलेगी ना टीवी के एक्टर्स, क्योंकि देखिए एक्टर है। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारे लिए सिर्फ माध्यम है। चाहे आप हमें टीवी में करवाइए, चाहे इधर करवाइए, चाहे वो, बस बैलेंस करना हर एक्टर का काम है कि कहाँ कितना देना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या कास्टिंग वाले, वो कैसे सोचते हैं, तो उनका पक्ष है। बिकॉज उन लोगों का ये कहना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है, मतलब क्योंकि आप नहीं, देखिए ये तो मैं सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा दिखे हुए चेहरे जब आते हैं ना, तो क्या नया देखोगे आप, कि ऑलरेडी आप हर रोज़ देख रहे हो, रोज़ एक ही तरह की चीज़ देख रहे हो। तो जब वो दूसरे में आते हैं तो लगता है यार ये तो एक समस्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक इंसान का, सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं है, हर एक इंसान की ना बहुत सीमित भाव भंगिमाएँ होती हैं। हंसेगा तो वो वैसे ही हंसेगा, रोएगा तो वैसे ही रोएगा। सबकी मैं बात कर रही हूँ, एक इंसान की बात कर रही हूँ। एक्टर्स का काम बस ये होता है कि हम उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं, वेरिएशंस ढूंढ लेते हैं परिस्थिति के हिसाब से। बस ये है कि अगर आप टीवी से इधर आ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है कि जो हम कर चुके हैं ना, उससे एक अलग तरह का कुछ हम पेश कर पाएं। हाँ। और ये हर एक्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कुछ अलग बेहतर करने की कोशिश में लगातार रहें। और टीवी वो मौका देता नहीं टाइम नहीं होता है, वो मजबूरी है हमारी, हम सबकी, चाहे वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई भी हो टीवी का। ये बात है। ओके, आपने मीत किया था जी। और मीत के सेट पे, हर सेट पे ना अनबन की थोड़े से इश्यूज आते हैं, वाइब्स नहीं मिलती है। तो आपका शगुन से कैसा बॉन्डिंग था? शगुन से बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं है कि, देखिए क्या होता है ना,
मतभेद होना अलग चीज़ है, मनभेद होना अलग चीज़ होता है। मतभेद हो सकता है, शगुन से मेरा मनभेद नहीं था, और वो बहुत प्यारा लड़का है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतभेद नहीं हुआ था, हुई थी अपनी चीज़ें। हो सकता है मैं भी गलत, क्योंकि हर व्यक्ति अपने एंड से सोचता है मैं सही हूँ, चाहे मैं उसकी बात करूँ चाहे मैं अपनी बात करूँ। हो सकता है उसे मेरी कोई चीज़ खराब लग गई हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ऐसा था, वो नहीं, उस समय उसको जो लगा उसने किया, मुझे जो लगा मैंने किया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है, और उसने मुझे बहुत प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसने बिल्कुल मुझे माँ की तरह प्यार किया, और इवन मैंने भी उसे, मतलब मैं सोचती भी थी, मैं बोलती भी थी कि मेरा बेटा होता तो ऐसा होता, मैं उसको बोलती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हर सेट पे कुछ ना कुछ मतभेद चीज़ें किसी में बनता है, नहीं बनता है, लेकिन नहीं, मेरा अच्छा था, और मैं अभी भी विश करती हूँ वो जहाँ भी रहे अच्छा करे। उनका नया शो भी आ रहा है। हाँ, मैं खुश होती हूँ उसको देख के, मैं सच बताऊँ तो वो अच्छा करे और बहुत नाम कमाए, मैं हमेशा यही विश करती हूँ। मतलब लोगों का कहना है कि वो थोड़े रूड है, अनप्रोफेशनलिज्म है उनका, तो वो उसका बहुत पर्सनल है, उस पर मुझे लगता है मुझे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी डीलिंग अलग होती है ना। क्योंकि हमारे साथ तो मुझे नहीं लगता है कि उसने कभी इस तरह की कोई चीज़ की होगी। वो मेरे सारे सीन्स में वो हमेशा कोऑपरेटिव रहता था। तो और बाकी लोगों के साथ, क्योंकि सबकी, देखिए मैं आपके साथ अच्छी हूँ, हो सकता है किसी के लिए मैं ख़राब हूँ, तो ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि ये इंसान ऐसा ही है। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो वैसा उसके साथ भी है, वैसा मेरे हर एक इंसान के साथ है, क्योंकि आप सिर्फ अच्छे नहीं बने रह सकते हो ना, सबको नहीं। आप चीज़ों के हिसाब से एक्ट करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती थी और होती हैं हर सेट पे कि नहीं पसंद आती है, तो आप रिएक्ट करते हो अगर आपके हिसाब से नहीं हुई या आपके काम को बाधित कर रही हैं, बहुत बार ऐसी चीज़। तो वैसी ही चीज़ें छोटी मोटी हुई हैं, बाकी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं भाई भी ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आशी सिंह, तुम सुन रही हो तो सुनो कि तुम जाने मन हो और बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी, वो बहुत प्यारी। किस तरीके आप लोग मस्ती करते थे? हम मस्ती करते रहते थे, मेरे पास इतनी वीडियोस है ना। शगुन आता था, शगुन के पास एक वो था साउंड बॉक्स। अच्छा। साउंड बॉक्स था, वो लेके ही चलता था, आते ही सबसे पहले बजा देता था। भाई सीन में समय है ना, वो बजाते हुए उधर से आता था मेरे कमरे में, और सब लड़कियां मेरे कमरे में, सबको मेरे साथ बैठना, और जो डांस होता था कि पूछो मत। मतलब बेस्ट मेमोरीज है मेरी मीत की, सच बता रही हूँ, इतना मजा आया उसमें। शीतल थी, प्रांजलि थी, ओ भाई विक्रम था, ये अरे कमाल की मेरी, मतलब मुझे लगता था ये सच में मेरा परिवार है, ऐसा हो गया था। बहुत मज़ा। और प्रोड्यूसर्स तो नो डाउट आप जानती हैं शशि मैम को, तो वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत, तो वो लोग ख्याल रखते हैं बहुत। तब आप लोगों का रियूनियन कब देख सकते हैं? अरे पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट जल्दी, क्योंकि हम सब व्यस्त हैं। आशी अलग कर रही है, शगुन अलग कर रहा है, मैं बहुत लंबा पिछले साल व्यस्त थी ये ग्राम चिकित्सालय और फिल्म में, फिर प्रांजलि अलग व्यस्त है, विक्रम, वो सब तो देखो, कोशिश करते हैं कि मिले, बट देखते हैं। फर्स्ट पे चेक आपको याद है? क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब आप बॉम्बे में आए थे तो आप लोग संघर्ष करते कि घर कैसे चलाना है। फर्स्ट पे चेक मुझे याद है, आई थिंक 500 रुपये का मिला था मुझे, और बट मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा था। ऐसा नहीं है कि वो पहला पैसा था, मुंबई की बात को, उसके पहले तो मैं इलाहाबाद में बहुत कमा रही थी। इलाहाबाद में हम लोग जब शुरुआत की और जब हम छोड़ने आए, 2004 की बात है, उस समय तक मैं और विक्रांत अच्छा हम अर्न कर रहे थे। तो यहाँ का वो 500 ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो देखकर मुझे लगा था कि आज 5 है, इसमें बहुत सारे ज़ीरो जोड़ने हैं। बस ये है कि काम करते जाना, ये कोई नहीं था कि ये बन जाना है वो बन जाए। मुझे लगता है काम करते चले जाए, निरंतर, लगातार, अपना जो आपका है पैशन, उसको लेके, बड़ा छोटा कुछ नहीं, मतलब ऐसा वो नहीं था। तो बस। आपने मॉम को कैसे समझा? बिकॉज उनका ये भी कहना था कि
शादी की टाइम पे भी बहुत कुछ उन्होंने मना किया था, तो आपने कैसे एक्टिंग के लिए, बिकॉज वो चाहती थी कि आप सिंगिंग लाइन में जाओ, तो कैसे उनको कन्विंस किया? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था थिएटर क्या है। मैं तो विक्रांत, चूँकि मैं जहाँ म्यूज़िक सीखती थी वहाँ पर वो अपने प्ले के लिए, म्यूज़िक के लिए आए थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो वो लोग प्ले कर रहे थे, मेरे जो जेठ हैं शांति भूषण भैया, वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, वो डायरेक्शन में थे। तो क्या होता था कि कलाकार मुंबई से आते थे, एक्ट करते थे और चले जाते थे, तो मैं प्रॉक्सी करती थी, दौड़ दौड़ के। थी मैं म्यूज़िक कर रही थी लेकिन मैं प्रॉक्सी, मैं देखती थी यार कमाल का है ये तो मैं करते करते ना वो अंदर पैदा हो गया। रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि स्कूल में मैं करती ही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि थिएटर है। तो वो कीड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया और म्यूज़िक से मैं धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी और अपने समय में वो एनसीसी में थी, तो बहुत पहले की बात है, मतलब ये बहुत, जब वो स्कूल में थी। उसके बाद उन्होंने बीए किया, मास्टर्स किया, एमए किया, एमएड किया, तो और प्रिंसिपल थी, तो उनको पता था कि ये है। बट वही बात है कि डरती थी, क्योंकि मैं म्यूज़िक में अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ती भी ठीक ठाक थी, अच्छे स्कॉलर थी, तो उनको था कि यार थिएटर में जाएगी तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। लेकिन फिर उन्होंने जब मेरा रुझान देखा ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये करो, लेकिन तुम अपने म्यूज़िक को साइड लाइन मत करो। जो उन्हें दिख रहा था कि मैं करती जा रही हूँ, रियाज नहीं कर रही हूँ, थिएटर में ज़्यादा वक्त दे रही हूँ, बट डेस्टिनी आपके साथ क्या करती है आपको भी नहीं पता। आप बिलीव करते हैं डेस्टिनी में? बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मैं तो वही है ना कि जैसे तुमने बोला कि मैं पत्रकार थी, तो हमें ये था कि हमें पत्रकार ही बनना है, हमें दिल्ली जाना है। मुंबई मतलब कहीं ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं था कि मुंबई आना है। जबकि हम थिएटर कर रहे थे, हम चुन सकते थे कि नहीं यार सब जाते हैं, हम क्यों नहीं जाए। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ भैया का है, मेरे जेठ का। वो नहीं बोलते ना तो हम शायद नहीं आते यहाँ पर, हम सीधे दिल्ली जाते। उन्होंने हमें बहुत समझाया कि तुम लोग इतने मेहनती हो, दिन भर मेहनत करते हो, तुम दौड़ के यहाँ भी आर्टिकल पूरा कर लोगे, तुम आकाशवाणी का काम भी कर लोगे, तुम दूरदर्शन का भी स्टोरी कर लोगे, तुम बाकी मंचों पे भी कवि गोष्ठियों में शामिल हो जाते हो, तुम थिएटर भी, इतनी सारी क्रिएटिविटी कर रहे हो, तुम वहाँ कर रहे हो, वही चीज़ अगर तुम यहाँ करोगे तो सोचो तुम्हें क्या मिलेगा। तो हमने फिर सोचा, फिर विक्रांत ने बोला कि यार भैया बोल तो सही रहे। तो सच बोल रहे हो ना, तो भैया का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब वो हिज ब्लेसिंग। मैं मतलब उनको क्या बोलूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो हाँ, रोशनी होते हैं आपके जीवन में। थैंक यू भी उनके लिए बहुत छोटा सा शब्द, बहुत छोटा सा शब्द है। मैम जैसे आप छोटे से शहर से आए, तो आपने आपका फोकस था कि मुझे एक्टिंग करना, लेकिन बहुत लोग आते हैं लीड्स ये सब बने, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अपने फिजिकल पे काम करता है, कोई बोलते हैं कि पार्टीज में जाके कनेक्शंस ये सब बनाना। तो ऐसा कभी आपने सुना है, या उस चीज़ को आप कैसे देखते? जब आप आए थे तो आपको कभी ऐसा लगा? शुरू में था, मतलब ये जो हवा थी आसपास, वो सभी जो भी नए लोग आते होंगे उनको भी इसका सामना करना ही पड़ता होगा कि पार्टीज में जाओ, लोगों से मिलो, कांटेक्ट करो, तो ऐसे काम मिलेगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई, मैं एक दो बार गई, मतलब जो ये पार्टीज़ होती हैं, हमारे शो की जो पार्टी होती है वो, या किसी ने बुलाया तो लड़कियां जा रही हैं तो मैं चली गई, क्योंकि मैं बहुत ऐसी वाली थी। एक तो मैं चूँकि छोटे शहरों में हूँ, तो लड़के दोस्त होना बहुत दूसरी तरह की चीज़ हो जाती है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल उस तरह से नहीं होती थी। तो इसीलिए विक्रांत के सिवा शायद कोई मेरे पास नाम ही नहीं है जिसे मैं बोल सकूं कि कोई ये मेरा दोस्त है। इस तरह से एक दो बार मैं गई, लेकिन मुझे जाके समझ में, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, और मुझे वो सब आता नहीं है कि ग्लैमरस बन के मैं चली जाऊँ, और वो नहीं। तो मुझे लगा नहीं यार, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने काम पे फोकस करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने फिर अपने आप को उससे बिल्कुल काट लिया। और मैं अभी भी मैं अपनी बात बोलूँ ना, मैं पार्टीज़ में लोग शायद अब मुझे बुलाना छोड़ चुके हैं क्योंकि मैं एक तो 100 जिम्मेदारियां हैं उस तरह की कि मेरी प्रायोरिटी मैं सच बता रही हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, ये पहले नंबर पे आता है, उसके बाद ही कुछ है।
तो मैं ऑलरेडी टीवी कर रही हूँ, इतना वक्त वहाँ जा रहा है, जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं चाहती हूँ मैं पूरा का पूरा वक्त अपने फैमिली को दूँ। और वो वक्त मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ मैं नहीं दे सकती यार, मैं सबको मना करती हूँ कि यार नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है, अच्छा चले जाना चाहिए तो मैं चली जाती हूँ, वरना मैं प्रेफरेंस नहीं, मैं पूरे दिन घर में अकेली रह सकती हूँ। मुझे अपना साथ बहुत पसंद आता है, मैं अकेले रह सकती हूँ, लेकिन भीड़ भाड़ में मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे लगता है कि मैं बंद हो जाती हूँ, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता पता नहीं अभी से एक भय बोल ले या कुछ बोल ले, बट मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ। मैम पहले जो सीरियल्स थे ना वो 16-16 साल तक चल रहे हैं, लेकिन अभी जो सीरियल्स आ रहे हैं एक तो एक जैसे सब में सेम कहानियां हैं, तो और आजकल तो 4-4 5-5 महीने भी नहीं चल रहे शोज और बंद हो रहे हैं। तो क्या कंटेंट में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, पहले क्या डिफरेंस हुआ करता था? देखिए शोज़ बंद होने का तो बहुत बड़ा कारण है कि मोबाइल सबके हाथों में है, OTT आ गया है, फिल्में अब उस तरह से हॉल में लोगों को खींच नहीं पा रही हैं। तो बहुत बड़ी वजह यह है कि OTT ने दर्शक छीन लिए हैं टीवी के। लिमिटेड एपिसोड हैं, एक अच्छी कहानी मिल जाती है। टीवी अभी जो कुछ भी चल रहा है ना वो सिर्फ महिलाओं की वजह से चल रहा है, जो गांव देहात में बैठी हुई हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है, उन्हें पता है कि अच्छा टीवी चल रही है, वो अपना खाना बना रही हैं या कुछ भी घर के काम करते करते देख रही हैं, या बुज़ुर्ग लोग जिनको मोबाइल के फंक्शंस बहुत नहीं पता हैं, जो बहुत टेक्निकल नहीं है, उनके लिए अभी भी सीरियल उतना ही वर्क करता है। लेकिन वो तादाद कम हुई है OTT की वजह से। OTT ने यूथ को पूरा खींच लिया है, बच्चों को खींच लिया है, और जो भी थोड़ी टेक्निकल है उन्हें खींच लिया है। तो कहीं ना कहीं TRP उस वजह से डाउन हुई है। और ये भी एक वजह है कि वर्क नहीं करने का, कि एक ही तरह की कहानियाँ टीवी में हैं, बदलाव करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। और वो बदलाव मुझे लगता है शायद चैनल को ही वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि चैनल ही वो डिसाइड कर रहा है कि किस तरह कहानियाँ लिखनी चाहिए या बननी चाहिए। और फिर मुझे लगता है इसमें ये भी एक दो तरह की बात हो जाती है कि चैनल में भी बैठे जो लोग हैं मार्केटिंग वाले, वो अपना रिसर्च करते हैं कि क्या बिक रहा है, तो जब उन्हें फीडबैक मिलता है कि नहीं हमारा ये बिकेगा, तो फिर वो उस पे आ जाते हैं। तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें, किसी एक को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि क्यों नहीं चल रही। पहले का समय अगर हम देखें ना, उस समय क्या था कि संसाधन बहुत कम थे, चीज़ें नहीं थी, सिर्फ टीवी ही था, हॉल भी मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, सिंगल थिएटर था, ठीक है। तो फिल्में आती थी, लोग देखने चले जाते थे और टीवी में ही बैठ के देखते थे। और टीवी में भी क्या था ना कि वो चकाचौंध वाली चीज़ें नहीं थी, लिटरेचर बनता था, कहानियाँ बड़ी सीमित थीं। तो जो भी लिटरेचर की अच्छी कहानियाँ थी वो बनाने की हिम्मत, क्योंकि वही दौर ही था वो सारा, उस समय बहुत कुछ चल भी रहा था, देश बन रहा था। तो हमेशा क्या होता है ना, चीज़ें देश के हिसाब से ही चल रही होती हैं, पॉलिटिकल इशू बहुत मैटर कर रहे होते हैं आपकी कहानियों में, आपके सीरियल्स में, वो तय करते हैं कि क्या चीज़ इस समय बिकेगी और क्या नहीं बिकेगी। तो वो वक्त बहुत रेवोल्यूशनरी वक्त था, जब क्योंकि देश भी तुरंत आज़ाद हुआ था, सिनेमा इंट्रोड्यूस हुआ था, टीवी अभी शुरू ही हुआ था, चल रहा था, तो लोगों को एजुकेट करने का काम ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो किस माध्यम, क्योंकि बहुत सशक्त माध्यम है ना टीवी घर घर में घुसा हुआ है, तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें प्रस्तुत करें जिससे लोग एजुकेट हो, जिससे आप देश के बारे में जाने। तो आप देखो, एक तितली अनेक तितली करके एक ऐड है, पता नहीं तुमने देखा होगा कि नहीं, उससे बच्चे बहुत सीखते हैं कि यूनिटी क्या चीज़ होती है। तो वो एक चीज़ थी, या रामायण महाभारत अपनी चीज़ों को दिखाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। बहुत उसी तरह से तमस आता था, मैला आंचल आता था, नीम का पेड़ आता था, ये सब साहित्यिक कहानियाँ हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जाता था। और उस समय डर इसलिए भी नहीं था क्योंकि जो दूरदर्शन में जो लोग बैठे थे वो खुद साहित्यिक लोग थे, लिटरेचर से जुड़े हुए, उन्हें पता था ये कहानियाँ कितना असर डालेंगी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो आज में मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को लिटरेचर की बहुत सारे चीज़ें पता होंगी, वो बहुत ऊपर है। और जिन्हें पता है वो डेफिनेटली अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि
वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों पे। तो ये वक्त की बात है, अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, अभी तो बदलता ही जा रहा है, हो सकता है कि जो चल रहा है वो भी ना रहे। ये कह सकते हैं कि OTT जो है वो वरदान के, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल 110%। थिएटर वाले लोग या जो भी इस तरह के थोड़े सीनियर हैं या सीरियस जोन के हैं, जो NSD करके आए हैं, जिन्होंने बहुत थिएटर किया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, टीवी ना बहुत ग्लैमर है, सुंदर चेहरे, चाहे लड़की हो चाहे, उनको मतलब एक नौकर भी अगर वो कास्ट करेंगे ना तो उन्हें सुंदर चाहिए। तो सौंदर्य प्रधान है, टीवी जो है सौंदर्य को देखता है ना, कि उनकी नौकरानी भी होगी तो उसको भी वो सजा के ही देखेंगे। वो जो वास्तविक धरातल है ना उस पे टीवी नहीं है। तो जो भी लोग थिएटर करके आए हैं या उन चीज़ों से अवगत हैं कि सीरियस चीज़ क्या है, उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है। टीवी कहता है कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो क्लैश कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ देता है और फिर जगह नहीं बन पाती है। OTT ये कमाल कर रहा है। OTT कह रहा है जो आप हैं वही रहिए, आपको एकदम नेचुरल करना है। मतलब ग्राम चिकित्सालय में भी तुम मुझे देखो तो कुछ सिंपल है बिल्कुल, मतलब नो मेकअप टाइप्स है, मतलब वही थोड़ा मुझे जो किरदार की डिमांड थी वो किया गया। बाकी सबको आप उठा के देख लीजिए, कोई आपको चमकता नहीं दिखेगा। तो ये अंतर है कि वो वास्तविक है, जो है वो वैसा है, उसको क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो ये अंतर, और ये उन सभी अभिनेताओं के लिए वरदान है जो ये वाकई करना चाहते थे। इट्स अ ब्लेसिंग। मैम मुझे ऐसा लगा इंदु के किरदार में आप थोड़े से वेट पुट ऑन किया, जितना मैंने लास्ट आपको मीत के सेट पे देखा था, तो उसकी वो कैसा प्रोसेस रहा था? हाँ वो अच्छा था, क्योंकि जब मैंने निर्मल किया था, मैंने तब भी पुट ऑन किया था थोड़ा। तो राहुल उसमें मेरे डायरेक्टर थे, इसमें भी थे। हाँ। तो उनका जब मुझे फ़ोन आया कि गरिमा जी ये तो है, अभी आप तो दुबली हैं, अभी तो कैसे होगा, आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा अगर ये वर्कआउट होता है। और दूसरा मुझसे क्वेश्चन किया उन्होंने कि बेटा बड़ा है, 20 साल का है, तो आप करेंगी, क्योंकि निर्मल में छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनका वही दिमाग में था। मैंने कहा राहुल मैं सीरियल में सारे मेरे बेटियां सब बड़े ही हैं और आप 20 बोल रहे हैं, सब 35 साल के बच्चे बने हैं मेरे। तो मैंने कहा उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। और फिर वेट रही इसकी बात, तो वेट मैं बढ़ा लूँगी, अगर मेरा हो जाता है तो मैं इस पर काम कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। बोले ठीक है। क्या वो हो गया, अब हो गया तो फिर मैं बढ़ाने में जुट गई। तो बहुत बार तो कुछ होता नहीं खाने को ना, तो मैं बिस्किट्स खाती थी। सेट पे पहुंच गई थी और अभी भी मुझे पुट ऑन करना था, तो मैं खाने लगी। तो मुझे अमोल एक दिन आके बोलती क्या आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा अमोल मुझे थोड़ा वेट बढ़ाना है। कहता ऐसे बिस्किट्स खा के? मैंने कहा मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, जैसे बढ़ जाए। तो खैर वो था, तो उसके लिए फिर मैंने 8-9 किलो थोड़ा सा पुट ऑन किया। कितना महीने लग गया आपको? उसी दौरान मैं करती चली गई। अच्छा। शूट के दौरान ही यहाँ से शुरू हो गई थी, मतलब 1 महीना मुझे 1-1.5 महीना यहाँ मिला और वहाँ पे 1 महीना मिला। तो वो 2 महीने में मैंने मैंने कहा भाई बढ़ा लेना है, कैसे भी वेट तो बढ़ा ही लेना है, लेकिन अब कट डाउन करने में हालत खराब हो रही है मेरी। और ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगर वही बात वर्थ इट है। मैम अभी तक आपने इतने सारे किरदार करे हैं, सबसे चैलेंजिंग किरदार कौन सा रहा है? क्योंकि आपने नजर में सुपर नेचुरल राक्षसनी बनी थी यार। अरे मैं सच बताऊं, मैं ना टीवी में ना मैं कुछ लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ, उसमें से गुल मैम, गुल खान, मतलब वो कमाल है। मैं वो उनकी मैं स्टोरी भी देखती हूँ, वो जो बोलती हैं या जो करती हैं, और ये वो अनदर लेवल है। उन्होंने तो ट्रेंड सेट कर दिया। हाँ। उनके शोज देखो, ग्लैमर करना है ना तो आपको ग्लैमर वो दिखाती हैं, वो ग्रैंडर वो दिखाती हैं, वो कमाल है। तो मुझे जब आया, और मेरे डायरेक्टर जो हैं आतिफ खान, उनकी भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो कमाल के हैं, वो लार्जर देन लाइफ चीज़ों, टीवी में लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। आप उठा के देख लो, जादू है जिन का, और नज़र तो आप सबके सामने है। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये कमाल कॉम्बिनेशन। तो
मैं जब की तो मुझे पहले तो सोचा यार मैं कैसे घोड़ी वोड़ी बनूंगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रस्तुत किया ना तो मैं खुद बहुत अवाक रह गई थी, यार ये क्या जादू कर रहे हैं ये लोग। तो वो बहुत कमाल का किरदार था। लेकिन अगर चैलेंज की बात करूं, जो जिसने मुझे बहुत अंदर तक झकझोरा है वो है ये इंदु ने मुझे बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है ना, मैं क्या बताऊं। और वो राहुल का कमाल है, मतलब आपको अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो ये ब्लेसिंग है ना। मैम ईशा सिंह से आपकी बात होती है? हाँ बिल्कुल होती है। अरे वो तो मैं बोलती हूँ मुझे इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं इंडस्ट्री में। ईशा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और वो तो जब आई थी तो 16-17 साल की ही थी इश्क का रंग सफ़ेद में, लेकिन वो बड़ी मेहनती लड़की। मतलब मुझे याद है कि जब वो हमारे उस समय शायद उसका 10th का एग्ज़ाम था, 10th या 11th का था, वो लड़की शूट करती थी और फिर जाती थी फ्लाइट से, सुबह एग्ज़ाम देती थी और दोपहर में आती थी। आप सोचो एक 17 साल का बच्चा इतनी मेहनत करे, और वो बहुत प्योर है, वो दिखेगा भी आपको उसके चेहरे से, बहुत प्योर लड़की है, बहुत अच्छी। और अभी भी वही बॉन्डिंग है, वो माई ही बुलाती है। हाँ। अभी भी उसके मैसेज मैंने अभी आया था थोड़े दिन पहले, उसका कुछ था शायद गाने, हाँ सॉन्ग अभी रिलीज हुआ था। तो उसने बोला माई आ जाना ना, प्लीज ना आ जाना, बहुत दिन हो गए मिले हुए, उतने इतने प्यार से बोला। और उस समय वेरा का एग्जाम चल रहा था, तो मैंने कहा कि बाबू तुम भी हो, वेरा भी है, चुनना है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं आती ज़रूर। कोई नहीं हम फिर मिल लेंगे। मैंने कहा कोशिश करूँगी, बट नहीं हो पाया, एग्ज़ाम था। मैम एक एक कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे आप नीना गुप्ता जी का पंचायत में देख लीजिए, गुल्लक में देख लीजिए। तो आपका वो कौन सा किरदार था जो टर्निंग पॉइंट रहा, या फिर अभी वो एक फैक्टर टर्निंग पॉइंट वाला अभी थोड़ा सा बचा, ऐसा कुछ? देखिए मुझे लगता है ना कि संभावनाएं हमेशा बची रहती हैं। जैसे मैंने बोला कि आप तय नहीं कर सकते कि आगे क्या होना है, हम भविष्य वक्ता नहीं हैं। हमारा काम है कि हम अपना काम करें। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि इंदु के बाद मैं जो करूँगी वो माइलस्टोन ना ले, या हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए। तो ये मैं वो नहीं कर सकती हूँ कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है या ये, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने अभी तक जितने किरदार किए हैं इसने मुझे टर्न किया है, तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट अभी के लिए तो है। आगे क्या होगा मैं तो नहीं बता सकती, वो किरदारों पर निर्भर है, अच्छी कहानी पर निर्भर है, मतलब वो भविष्य की बात है, और भविष्य सुंदर होगा ये मुझे पता है। और कौन से अब डिफरेंट किरदार आप करना चाहते हैं, कौन सी बकेट लिस्ट है? बिकॉज बुआ जी कॉमेडी हो चुकी है, इंदु जी का इंटेंस वो इमोशनल जो मुझे ना मेरा बड़ा मन है कि वो मुझे डॉन बना दे। डॉन लेडी डॉन जो होता है ना, मुझे बहुत मन है। मैं निर्बल कर रही थी ना तब भी कुछ एक सीन विन था उसका, गाड़ी का सीन था, और उसमें जो मेरा भतीजा बनाया आकाश, वो गन लिया था। भाई साहब मैंने कहा यार गन दे दो, गन लेके मैं एकदम चालू हो गई थी। मैंने कहा यार मुझे डॉन करना है। तो जो निर्मल बने थे वैभव, उन्होंने कहा कि बुआ तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें ना सच में डॉन मिलना चाहिए, तुम कमाल करोगी। मैंने कहा बाबू आपके मुंह में ना घी शक्कर मिल गया ना, उस दिन आप ही को बोलूँगी। तो वो एक मुझे में देखे मुझे है कि वो ना मुझे जो है ना गैंगस्टर वाला एक कैरेक्टर मुझे करना है, मतलब उसमें वो एक अलग शायद मैं रेंज दे पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है। मैम और कौन कौन से शोज अभी अपकमिंग लाइनअप से आपके, और जहाँ पे हम एकदम गरिमा जी का अलग अंदाज नजर आने वाला है? अभी तो फिल्म ही आने वाली है अगले महीने, या टीजर आया है योगी का, तो वो उसमें अलग क्या बोलूँ, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही सिमिलर किया है। अब अलग तो दर्शक देखेंगे तो वो बताएंगे कि ये इंदु से कितना अलग है और मेरे किरदारों से कितना अलग है। और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कुछ बेहतर आए, और बेहतर कहीं से भी आ सकता है, वो टीवी से भी आ सकता है, फिल्म से, वेब से। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं के लिए भी बंद हूँ कि अब ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। जहाँ से भी बेहतर किरदार मुझे आएगा मैं डेफिनेटली करूँगी। जाते जाते एक क्वेश्चन है कि कभी रिजेक्शन ऐसा हुआ है कि आपका ना साइन हो चुका है रोल के लिए, और कभी फिर एंड टाइम पे बोल दिया है कि नहीं, या फिर एंड टाइम पे आपको वो किरदार किसी और को लॉक हुआ था और आपको मिल गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मैंने एक शो कर रही थी काल भैरव,
निमकी जब मैंने छोड़ा था तब की बात है। निमकी वॉज सुपर डुपर हिट। निमकी तो कमाल था। तो निमकी में जो विवाद हुआ था, मेरे ख्याल से सब लोग ही परिचित हैं उससे। तो उसके बाद में कास्ट हुई थी काल भैरव में, तो सब कुछ हो गया था, लुक टेस्ट हो गया था, कॉल टाइम आ गया था, और सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, और अचानक से रात के 2:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि मैम हम नहीं कर पाएंगे। मैम कौन सा शो था वो? काल भैरव था। काल भैरव। हाँ, स्टार भारत का ही शो था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं समझ तो गई थी कि वजहें क्या होंगी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो हम क्या वजह हो सकती है? देखिए एक विवाद में थी उस वक्त, मैं निमकी छोड़ा। अच्छा, निमकी के तुरंत निमकी छोड़ा था मैंने, तुरंत की बात अच्छा, थी। ओके। वो भी स्टार भारत का शो शो था, सारी ओके, चीजें ओके, थी। got तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मेरा क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन में मैं हताश होती हूँ, मैं उसका भी स्वागत बड़े प्यार से करती हूँ ना, कि जीवन में सबके कहीं लिखा नहीं है कि आप विन विन ही रहोगे। हाँ। अभी आप हार रहे हो, अगला हो सकता है मैच आप जीत जाओ। कोई भी खिलाड़ी भी आप देखोगे तो हो सकता है पहले उसमें सेंचुरी मार दे और अगले में आके पहली बॉल पे आउट हो जाए। तो ये सबके साथ है, ये ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ही होता है। तो मैं उसको कभी वैसे नहीं लेती हूँ कि अरे यार ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि कुछ भी हो रहा है ना तो वो हमेशा आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। भगवान ने आपके लिए उससे बेहतर सोच के रखा, और वो हुआ भी। वो रिजेक्ट हुआ और मुझे नज़र आया, डायरेक्टली कॉल आया कि मैम ऐसा ऐसा है और हम आपके साथ करना चाहते हैं, और अभी कॉल जाएगा, पैसे की बात, वो सारी चीज़ें ठीक है, लुक टेस्ट कल करेंगे। मतलब वो एक दिन की बात थी। जहाँ जिस विवाद के लिए आपको मना किया वहीं दूसरे ने आपको कास्ट और उससे कहीं बेहतर स्टार प्लस का शो नजर। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस। लेकिन वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये किसी भी तरह के अंधेरे में। मैंने उनसे पहला प्रश्न किया, आपको पता है ना निमकी का विवाद, ऐसा तो नहीं है कि आप आज करेंगे और फिर कल आपको वो हाँ। बोले नहीं हमें पता है, और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए है कि आप आएँ और ज्वाइन। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, और इसीलिए मैं शायद गुल मैम की या आतिफ सर की मैं ना बहुत बड़ी वो हो जाती हूँ, मतलब कृतज्ञ हो जाती हूँ कि वो यार आपने मुझे ऐसे समय में चुना कि जब मैं वाकई उस चीज़ से गुजर रही थी, है ना। तो ऐसे समय में कोई जब आपके लिए खड़ा होता है ना तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए उनको थैंक यू। बिकॉज एक एक्टर के साथ अगर कंट्रोवर्सी जुड़ गई है तो बहुत वर्क में बहुत प्रॉब्लम आती है। और कितना मुश्किल होता है एक्टर को एक विवाद के साथ, बिना विवाद के साथ एक इंडस्ट्री में रहना। देखिए विवाद मेरा ऐसा कोई ये नहीं था कि बहुत खराब चीज़ है। सबको पता है, जिसने भी मेरे साथ काम किया होगा ना सबको पता है मैं कैसे, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। हाँ। आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ऐसा बोल दे कि मैं लेट आई हूँ सेट पे, अगर मैं लेट हो भी रही हूँ ना तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करूँगी। ये मेरा अपना कर्तव्य है कि देखिए मैं इतनी देर लेट हो रही हूँ ट्रैफिक की वजह या जो भी वजह है, लेकिन मैं आज तक कभी किसी सेट पे लेट में नहीं गई हूँ, लेट पे सेट पे नहीं पहुँची हूँ, और जितनी मेरी ज़रूरत नहीं है मैं हमेशा उपलब्ध रही हूँ। तो सबको पता है, और परेशानी कभी मेरी वजह से नहीं लगता कि किसी को हुई। तो सबको पता है कि मैं कैसी हूँ। अगर वो चीज़ आप गलत तरह से प्रचारित कर रहे हो ना कि ये ऐसी है वो वैसी है ना, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको खुद ही बोल देंगे कि आप गलत बोल रहे हो। तो वही शायद चीज़ें हुई। उसके बाद से मैं रुकी नहीं। मुझे लग रहा है कि गुल मैम का शो मैंने नज़र किया, फिर जादू किया, फिर नमक इश्का किया, वो सब मतलब बैक टू बैक वो मुझे काम देती गई और मैं करती गई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और उसके बाद दंगल का भी शो आया, बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि फिर उस दौरान मैं कुछ और शायद कर रही, कोई सीरीज़ ही कर रही थी, तो वो मैंने मना किया। बट वो हमेशा मुझे याद करती हैं, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहते जाएंगे, और मेरे को आज की जनरेशन जो एक्टर्स भी बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज नहीं है, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल सी एक एक्टर हूँ। बस यही बोलूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, जो दिखेगा वो आपका काम दिखेगा। लोगों को ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेट पे आपको खाना मिला, रोटी मिली, कमरा मिला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो दिखेगा ना
वही होगा, सब कुछ वही होगा, तो फोकस उस पे होना चाहिए। और मैं सबको बोलूँगी, और आए तैयारी के साथ आए हमेशा। जैसे युद्ध की तैयारी में सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आदमी उतरता है ना, वैसे ही सबको शार्प करें और तब आए उस युद्ध, क्योंकि ये युद्ध है। आपको पता नहीं है आप जीतोगे हारोगे, लेकिन तैयार आपको हमेशा रहना है, कभी भी वो आ सकता है। तो ये एक चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, Thank आपसे you. बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रिद्धि, थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम है गरिमा विक्रांत सिंह और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।